साथियों, आज हम प्रथम एपिसोड न्यूज कैलोरी में बात करेंगे हार्ड इम्यूनिटी पर। क्या भारत हार्ड इम्यूनिटी की थ्योरी की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत हार्ड इम्यूनिटी की थ्योरी को अपनाना चाहता है? पिछले एक वीक से जो भी हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर हो या विदेशों से अपने भारतवासियों को लाना हो या बहुत सारे माइग्रेंट हैं या कोई टूरिस्ट कहीं फंसा हुआ हो देश में, उसको छूट दे दी गई है कि वो अपने घर वापस जा सकता है। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह देश के अंदर आना जाना हुआ, इसमें लगभग करोड़ों की संख्याओं में लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। कुछ बसों से जा रहे हैं, कुछ रेलों से जा रहे हैं, कुछ पैदल ही जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जो पलायन हुआ है, उसके कारण हम उनकी ना तो सैंपलिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, ना ही हम उनकी स्कैनिंग अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत में कोरोना वायरस के जो लक्षण होते हैं वो 14 दिन की बजाय लगभग 20 से 27 दिन में उभर कर सामने आ रहे हैं, जिसके कारण इनकी सैंपलिंग नहीं हो पा रही। और सबसे बड़ी बात, जो पैदल आ रहे हैं उनका पता ही नहीं कि वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। कोई खेतों से होकर छोटे छोटे गांव से आ रहा है, कोई बड़े शहरों से आ रहा है, कोई मध्यम वाले शहरों से आ रहा है, कोई रेल की पटरियों से आ रहा है, कोई सड़क किनारे से आ रहा है, कोई नदी से आ रहा है। तो हम यही पता नहीं लगा पा रहे कि किस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव है और वो कहाँ कहाँ पर गया और उसके संपर्क में कौन कौन आया। तो सरकार के पास इस थ्योरी को अपनाने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो हम बात करते हैं हार्ड इम्यूनिटी होती क्या है। हार्ड इम्यूनिटी आल्सो कॉल्ड हार्ड इफेक्ट, कम्युनिटी इम्यूनिटी, पॉपुलेशन इम्यूनिटी या सोशल इम्यूनिटी, यानी सामाजिक प्रतिरोधक क्षमता। इफ इज ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस डिजीज दैट अकर्स व्हेन ए लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज बिकेम इम्यून टू एन इन्फेक्शन। हार्ड इम्यूनिटी क्या कहती है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन्फेक्शन फैलता है तो उन लोगों में से 60 से 70% लोगों के अंदर एंटीबायोटिक बननी शुरू हो जाती है, जो क्या है, उससे उन लोगों को बचा देती है। इसे ही कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी ओनली वर्क व्हेन ए लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वैक्सीनाइड। वैसे तो जो पहले का सिद्धांत था उसके अनुसार हार्ड इम्यूनिटी में क्या करती थी, वैक्सीन थी। जैसे पोलियो की वैक्सीन दी जाती है तो हर बच्चा उसके वायरस से बच जाता है। ये हमारा सबसे आसान एग्जाम्पल है। जब हमारे पास वैक्सीन नहीं है तो हार्ड इम्यूनिटी कैसे की जाती है? हार्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि ना तो सोशल डिस्टेंस किया जाता और ना ही हमारे पास इम्यूनिटी होती है। तो दो पॉजिटिव हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और लोगों को संक्रमित कर देते हैं, यानी इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो उससे क्या आएगा, समाज का लगभग 80% लोग क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि जब इतनी संख्या में होंगे तो एंटीबायोटिक बननी शुरू हो जाएगी। तो उसके जो ये जनसंख्या इन्फेक्टेड हुई है उसमें से 80% जनसंख्या क्या बनाएगी, एंटीबायोटिक बना देगी। और 10 से 20% की जनसंख्या इमरजेंसी आईसीयू में पहुंच जाएगी, या हम कह सकते हैं कि उनकी डेथ भी हो सकती है। और यदि हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग हो और इम्यूनिटी ना हो, तब ये कैसे काम करती है? सोशल डिस्टेंसिंग सही है कि जब सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी तो हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव की पहचान हो जाए, उसे हम आइसोलेट कर दें। आइसोलेट करने से वो अपने जो दायरा है उसमें किसी को भी इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा, जिससे कारण कम ही पॉजिटिव लोग संक्रमित होंगे, और जो संक्रमित नहीं है वो पहले से ही लॉकडाउन होंगे, यदि लॉकडाउन का अच्छे से प्रयोग किया जाए। तो इससे होगा क्या, लॉकडाउन से कि वो व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, जिसका पता नहीं लग पा रहा, वो सिर्फ अपने परिवार को ही इफेक्टेड कर सकता है। तो इससे बहुत ही कम लोग इफेक्टेड होंगे, तो जिसके कारण मोर्टलिटी रेट भी बहुत कम हो जाएगा। और यदि इम्यूनिटी सिस्टम भी हो जाए
हमारे पास हो सोशल डिस्टेंसिंग। यदि एक बार इम्यूनिटी सिस्टम या हार्ड इम्यूनिटी बन जाती है तो जब दोबारा से कोई वहाँ पर पॉजिटिव आता है, कोरोना पॉजिटिव आता है या बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति आता है, तो जो इम्यूनिटी है जिन व्यक्तियों में, वो तो इससे इफेक्टेड होंगे ही नहीं, वो उसे वहीं पर ब्रेक कर देंगे। तो बहुत कम कारण है जिनमें इम्यूनिटी ना हो वो उसके संपर्क में आए, जिसके कारण क्या होगा कि जब हार्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी तो जो रोगी व्यक्ति है वो बहुत कम लोगों को ही इफेक्ट करेगा। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग अनअफेक्टेड हो जाएंगे, यानी स्वस्थ रह जाएंगे। यही हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। ये भी एक हार्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है। यदि वैक्सीनेशन दे रखी है तो बाकी सब में हो ही जाएगी, और यदि कोई आता है तो वो उसी तक ही सीमित रहता है। भारत और अमेरिका और यूरोप देश जैसे देश लॉकडाउन को ही अच्छा मानते हैं और उन्होंने अब तक लॉकडाउन को करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। भारत में लॉकडाउन इतना अच्छा से प्रभावी नहीं रहा है जितना कि प्रभावी होना चाहिए था, क्योंकि भारत में जो कानून व्यवस्था है या अनपढ़ता है या बेरोजगारी दर है या गरीबी है या बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण ये लॉकडाउन अपने 100% तक सफल नहीं हो पाया। 60 या 70% तो सफल हुआ है। जो व्यक्ति मध्यम परिवार के थे या एक ही जगह रहते थे या खाने या रोजगार की उन्हें कोई समस्या नहीं थी, उन्होंने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। लेकिन जो गरीब हैं, मजदूर हैं, डेली वेजर हैं या कुछ और हैं, अब खाने की समस्या, रोजगार की समस्या, आय की समस्या, बीमारी की समस्या को देखते हुए मानव की साइकोलॉजी या मानव मस्तिष्क या मानव का स्वभाव है कि वो अपने पुश्तैनी ज़मीनों में या पुश्तैनी जगहों पर जहां उन्होंने जन्म लिया या उनका परिवार रहता वहां पर जाने की वो इच्छा करेगा। किसी महामारी से बचने का एकमात्र तरीका है प्रतिरक्षा। जब भी कोई महामारी आती है तो प्रतिरक्षा हमें करनी पड़ेगी। जब बहुत सारे दायरे में यदि कम्युनिटी में वो रोग फैल जाता है तो उसमें से जो बचे हुए लोग हैं 50, 60, 70% जो लोग बच जाते हैं वो एंटीबायोटिक के साथ आते हैं और आगे वाली आबादी भी इसी तरह से एंटीबायोटिक बनाती जाती है। कोविड-19 की बात करें तो 60 से 85% आबादी में प्रतिरक्षा आने से हार्ड इम्यूनिटी बन पाएगी। डिप्थीरिया में यह आंकड़ा 75% था, पोलियो में 80 से 85% और मीजल्स में 95% तक। तो कोविड-19 में 60 से 85% तक आबादी को यदि हार्ड इम्यूनिटी बनानी है तो उसे इतने लोगों को इफेक्ट करना पड़ेगा। यानी भारत में 140 करोड़ में से 100 से लेके 120 करोड़ लोगों को कोरोना पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर पर्याप्त संख्या में आबादी को वैक्सीन दे दी जाए, यदि उसकी दवाई बनती है तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं कि सभी आबादी को दवाई दे दी जाती है। कुछ देशों ने अपनी आबादी में बिना वैक्सीन के सुरक्षित ढंग से हार्ड इम्यूनिटी बनाने की कोशिश की। स्वीडन एक ऐसा ही उदाहरण है। उन्होंने अपने देश में हार्ड इम्यूनिटी बनाने पर ही जोर दिया। उन्होंने 60 साल से बुजुर्गों को घरों में और 15 साल से कम के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी। वह आमतौर पर अजनबी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की भी सलाह दी गई। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हार्ड इम्यूनिटी के इस दौर में या हार्ड इम्यूनिटी की थ्योरी पे स्वीडन को बहुत सारी कीमतें भी चुकानी पड़ी। वहाँ 3000 से ज़्यादा की मौतें हो चुकी हैं, जो उनके पड़ोस में लॉकडाउन वाले क्षेत्र से बहुत अधिक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब इसे कुदरत हार्ड इम्यूनिटी का रास्ता अपनाना जल्दबाजी होगा। उनका मानना है कि इस कदर से संक्रमण के खिलाफ असरदार वैक्सीन आने से पहले ही बहुत बड़ी आबादी संक्रमित हो जाएगी, जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। ज़्यादा तादाद में संक्रमितों का नियंत्रण करने को लेकर कुछ देशों को आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। किसी भी संक्रामक महामारी के इलाज के अभाव में सामाजिक दूरी ही विकल्प है। लॉकडाउन ही सबसे ज़्यादा या सोशल डिस्टेंसिंग शब्द की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग हम यूज करेंगे। फिजिकल डिस्टेंसिंग ही बहुत अच्छा साधन है जब किसी महामारी की कोई दवा नहीं है।
भारत में कितना होगा, बहुत सारी रिसर्च की गई हैं। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फॉर सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के शोधकर्ताओं का कहना है, यही कहना है कि भारत में जो आबादी है वो 60% से ज़्यादा यंग लोगों की है, युवा की आबादी है। वो कहते हैं कि इस महामारी में युवा लोग ज़्यादा इम्यूनिटी बना सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा बना सकते हैं। तो भारत में हार्ड इम्यूनिटी का जो भी थ्योरी है वो सफल हो सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई अंदाज़ा पहले से लगाना किसी के हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। भारत में 10,000 लोगों पे 7 बेड हैं हॉस्पिटल में, 27 बेड हैं हर 10,000 लोगों पर दुनिया में। यानी दुनिया में 27 बेड है और भारत में 7, 20 बेड पर 1000 कम है। रूस में 98 हैं, कनाडा में 38 है, ब्राज़ील में 18 है। इसी तरह 70% स्वास्थ्य सुविधाएं शहरों के इलाकों में हैं, 5 बेड हैं गाँव में। गाँव में तो उससे भी कम, 5 बेड हैं प्रत्येक मरीज के लिए। वियतनाम, थाईलैंड और चीन में औसतन 27 बेड हैं गाँव में हर 10,000 लोगों पर। कमी के क्या कारण हैं? भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च 3% होता है कुल जीडीपी का, होना चाहिए 6%। जो सलाह देते हैं होना तो 10 चाहिए, लेकिन नहीं होता। बहुत कम है डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं है 1,000 लोगों पर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टरों पर कहती है कि 1,000 पर एक व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 0.7 है, वियतनाम में 1.1 है, चीन में 1.5 है, ब्राज़ील में 1.8 है, रूस में 3.3 है। खराब स्थिति वाले प्रदेश हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति है। बिहार में 28,000 पर एक डॉक्टर है, यूपी में 20,000 पर एक डॉक्टर है, झारखंड में 18,000 पर एक डॉक्टर है, मध्य प्रदेश में 17,000 पर एक डॉक्टर है और महाराष्ट्र में लगभग 17,000 पर एक डॉक्टर है। कुछ अच्छे राज्य भी हैं, जैसे दिल्ली में 2200 पर एक डॉक्टर है, मणिपुर में 2300 पर, पांडिचेरी में 2300, अरुणाचल प्रदेश में 2400, सिक्किम में भी 2500, लेकिन इनकी आबादी बहुत ही कम है। एक छोटे छोटे राज्य हैं जिनकी आबादी बहुत कम है। हार्ड इम्यूनिटी में जब भी 60 से 85% आबादी इस रोग से संक्रमित हो जाएगी तो भारत में हॉस्पिटलों की, बेडों की, डॉक्टर की, दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हम केवल ये कर सकते हैं कि जैसे अब ये लॉकडाउन में जो छूट दी गई है, जब ये सभी व्यक्ति अपने निवास स्थान या अपने रहने की जगह या अपने गृह जिले में पहुंच जाएंगे तो फिर से 1 मंथ का सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए और ये लॉकडाउन बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहिए। यदि भारत को हार्ड इम्यूनिटी प्लस सोशल डिस्टेंसिंग दोनों ही यूज करने हैं तो भारत इस बीमारी को अगले अगस्त तक हरा देगा। सॉरी, अगले अगस्त तक नहीं, इसी अगस्त तक हरा देगा। तो मैं चाहूँगा कि भारत सरकार हार्ड इम्यूनिटी जो कि इस 30 तारीख तक हो जानी चाहिए, जितनी भी है, जहाँ तक वो फैलना चाहिए वहाँ तक फैल जाएगा 30 तारीख तक, 30 मई तक। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन भारत सरकार को बहुत ही कड़ाई से लगाना चाहिए, जिसके कारण ये वहीं पर ही रुक जाए। यदि आपको ये विचार या आज का जो ये कॉन्सेप्ट है या आज की जो ये बात है अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।